नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी बाय राजकुमार सर पर। देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक नया टॉपिक पिछले सेगमेंट में शुरू किया था जिसका नाम था व्यक्तित्व। हमने व्यक्तित्व को लेकर 2 क्लासें हमारी हो चुकी है। आज हमारी ये तीसरी क्लास है जिसके अंदर हम बात करेंगे व्यक्तित्व के वर्गीकरण को लेकर। हम देखेंगे कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के आधार पर व्यक्तित्व का अलग अलग विवरण जो है, वर्गीकरण जो है वो प्रस्तुत किया गया। तो देखते हैं, आज ना ज्यादा देरी करते हुए हम आज के सेगमेंट में आज के टॉपिक को शुरू करते हैं जिसका नाम है व्यक्तित्व का वर्गीकरण। देखिए, व्यक्तित्व के वर्गीकरण की जब हम बात करते हैं तो व्यक्तित्व के वर्गीकरण में सबसे पहला वर्गीकरण आता है आज से प्राचीन समय की। अगर हम बात करें प्राचीन समय में सबसे पुराना जो वर्गीकरण है व्यक्तित्व का, वो वर्गीकरण देखिए प्राचीन समय में अगर हम बात करें तो देखिए व्यक्तित्व को किस आधार पर देखा जाता था। उसके आंतरिक रूप से व्यक्तित्व को आंका जाता था, यानी आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से हम व्यक्तित्व को देखते थे। परंतु आधुनिक समय में व्यक्तित्व जो है वो आंतरिक रूप में आंका जाता है। और इसी आधार पर अगर हम देखें तो प्राचीन समय में एक मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम था हिप्पोक्रेटस। क्या नाम था? हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस ने अपना व्यक्तित्व को लेकर एक स्पष्ट और एक वर्गीकरण जो है वो बहुत समय पहले प्रस्तुत किया था, जिसे हम हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण कहते हैं। देखिए, हिप्पोक्रेटस ने जो अपना वर्गीकरण दिया था, हमारा ये शरीर है, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। हमारे शरीर में द्रव की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, यानी कि वो चाहे खून के रूप में हो चाहे वो पानी के रूप में हो। इसी आधार पर हिप्पोक्रेटस ने अपना सबसे पहला वर्गीकरण प्रस्तुत किया था व्यक्तित्व को लेकर। तो देखते हैं हम हिप्पोक्रेटस ने अपने वर्गीकरण में क्या कहा। तो देखिए, आज हमारा जो पहला वर्गीकरण हुआ है हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण। हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण। हिप्पोक्रेटस के वर्गीकरण की जब हम बात करते हैं तो देखिए, ये हमारा जो वर्गीकरण है वो सबसे पुराना वर्गीकरण माना जाता है। वह व्यक्तित्व का सबसे पुराना वैज्ञानिक विवरण है। देखिए, इससे पहले कोई वैज्ञानिक विवरण नहीं हुआ था। देखिए, व्यक्तित्व को लेकर कोई वैज्ञानिक विवरण उपलब्ध नहीं था हमारे पास, कोई परिभाषा निश्चित नहीं थी व्यक्तित्व को लेकर। परंतु जैसे हिप्पोक्रेटस का जो वर्गीकरण आता है वह पहला वैज्ञानिक विवरण था, यानी कि वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन करके दिया गया सबसे पहला वर्गीकरण जो है वो हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण है। तो इसलिए हम कह सकते हैं सबसे पुराना वैज्ञानिक आधार पर दिया गया समझ में आई बात कि हिप्पोक्रेटस के वर्गीकरण से पहले व्यक्तित्व की कोई निश्चित परिभाषा नहीं थी हमारे पास। परंतु जैसे हिप्पोक्रेटस ने सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन करके सबसे पहला वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कौन था? हिप्पोक्रेटस था। हिप्पोक्रेटस ने अपना ये जो वर्गीकरण दिया था वो दिया था 460 से 360 बीसी। 460 से 360 ईसा पूर्व जो है ये अपना वर्गीकरण हिप्पोक्रेटस के द्वारा दिया गया था। जो ये वर्गीकरण हिप्पोक्रेटस के द्वारा दिया गया था वो शरीर द्रव्य के आधार पर था। ये याद रखना, याद रखने वाली बात क्या है? शरीर द्रव के आधार पर। आधार यानी कि आपसे यह पूछा जा सकता है कि व्यक्तित्व में जो सबसे पहला वर्गीकरण प्रस्तुत हुआ वो किस आधार पर दिया गया था? तो वो शरीर द्रव के आधार पर दिया गया था। शरीर द्रव का मतलब हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो द्रव है उन द्रवों की मात्रा के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया गया था। किसके द्वारा? हिप्पोक्रेटस के द्वारा। और कब दिया गया था? 460 से 308
बीसी के अंदर दिया गया था। यानी कि बॉडी फ्यूल के आधार पर, बॉडी के फ्यूल के आधार पर जो सबसे पहला वर्गीकरण आया था वो हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण आया था। और हिप्पोक्रेटस के अनुसार हमारे शरीर में 4 प्रकार के द्रव पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के द्रव पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो द्रव है हमारे शरीर के अंदर वह कौन सा द्रव पाया जाता है? तो देखिए काला पित्त। कौन सा पित्त पाया जाता है? काला पित्त, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? ब्लैक बाइल कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं ब्लैक बाइल। पित्त को हम क्या कहते हैं? बाइल कहते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर एक और द्रव पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? पीला पित्त बोलते हैं। कौन सा पित्त बोलते हैं? पीला पित्त। पीला पित्त, जिसे हम क्या बोलते हैं? येलो, येलो बाइल। कौन सी बाइल? येलो बाइल बोलते हैं। इसके अलावा आपको सभी को पता होगा कि हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? हमारे शरीर में द्रव के रूप में, एक तरल पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है? रक्त पाया जाता है, जिसे हम प्यार से क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम ब्लड कहते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में आपको पता होगा, आपने साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा, हमारे शरीर में कफ की मात्रा होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? श्लेष्मा। ये झिल्लियों के रूप में द्रव पाया जाता है हमारे शरीर में। क्या पाया जाता है? झिल्लियों के रूप में एक द्रव पाया जाता है जिसे हम कफ या श्लेष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? कफ या श्लेष्मा कहते हैं। अब ये जो 4 प्रकार के द्रव पाए जाते हैं, इन द्रवों की मात्रा के आधार पर हिप्पोक्रेटस ने 4 ही प्रकार का व्यक्तित्व बताया था। हिप्पोक्रेटस का कहना था कि जिस व्यक्ति में जिस द्रव की मात्रा अधिक होगी उस व्यक्ति के अंदर उसी प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? उसी प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाएगा। तो देखिए हिप्पोक्रेटस के अनुसार व्यक्तित्व के 4 प्रकार कौन से? ये तो थे द्रव के 4 प्रकार। अब बात आती है कि हिप्पोक्रेटस के अनुसार व्यक्तित्व के 4 प्रकार कौन कौन से थे। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहला याद रखना है आशावादी। कौन सा याद रखना है? आशावादी। दूसरा आपको याद रखना है निराशावादी। कौन सा याद रखना है? दूसरा निराशावादी। और जो तीसरा इसने बताया वह था क्रोधी। कौन सा बताया था? क्रोधी। और जो चौथा बताया वह बताया था कौन सा? चौथा कौन सा बताया था? मंद। कौन सा बताया था? मंद। ये 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे। कौन से? किसने बताए? हिप्पोक्रेटस ने बताए। अब बात आती है कि ये 4 प्रकार के व्यक्तित्व हैं, तो इनका निर्धारण किस प्रकार से होगा? तो देखिए निर्धारण के लिए ही तो ये 4 द्रव के प्रकार हिप्पोक्रेटस ने अपने वर्गीकरण में बताए। हिप्पोक्रेटस का कहना था कि जिस द्रव की मात्रा सर्वाधिक होगी जिस व्यक्ति के अंदर, उसमें उसी प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाएगा। यानी कि उसने क्या किया? इन द्रवों को इन व्यक्तित्व के प्रकार के साथ जोड़कर बताया कि जिस द्रव के अंदर जिस व्यक्ति में जिस द्रव की प्रधानता होगी उसका उसी व्यक्तित्व कैसा होगा? उसी प्रकार। अब बात आती है कि आशावादी व्यक्तित्व है, तो सर इसमें कौन से द्रव की प्रधानता होगी? तो देखिए आशावादी व्यक्तित्व वह व्यक्तित्व होता है जिसके अंदर रक्त द्रव की प्रधानता सर्वाधिक होती है। कौन से रक्त? किसकी द्रव की? रक्त द्रव की प्रधानता। जिसके अंदर रक्त द्रव की प्रधानता पाई जाए वह व्यक्तित्व कैसा होगा? व्यक्तित्व कौन सा होगा? वह आशावादी होगा। अब बात आई है गुरुजी की आशावादी व्यक्तित्व होता कौन सा है? तो आशावादी व्यक्तित्व वह व्यक्तित्व होता है जिस व्यक्तित्व के अंदर व्यक्ति क्या रहता है? खुश मिजाज रहता है। हमेशा वो क्या रहेगा? खुश मिजाज दिखाई देगा। और क्या रहेगा? आशाओं से भरा हुआ रहेगा, हमेशा खुश मिजाज दिखाई देगा। इस प्रकार के व्यक्तित्व को उत्साही व्यक्तित्व भी कहते हैं। कौन सा व्यक्तित्व कहते हैं? उत्साही। यानी कि उत्साह से भरा हुआ व्यक्तित्व रहेगा, हमेशा क्या रहेगा? उसके अंदर उत्साह रहेगा किसी भी कार्य को करने का। इस प्रकार का व्यक्तित्व कौन सा होगा? आशावादी व्यक्तित्व होगा, जिसके अंदर आशाओं को लेकर भरपूर भंडार होगा, आशाओं का उत्साह के अंदर एक एनर्जी उसके अंदर होगी, एक स्पेशल एनर्जी जो है उस व्यक्ति के अंदर पाई जाएगी। और हमेशा ये व्यक्तित्व कैसा रहेगा?
खुश मिजाज रहेगा, यानी कि खुशी से भरपूर ये व्यक्तित्व कैसा रहेगा, खुशी से भरपूर ये व्यक्तित्व रहने वाला है। ऐसा व्यक्तित्व हमारा कौन सा होता है, आशावादी व्यक्तित्व होगा। और जिस व्यक्तित्व के अंदर, जो व्यक्ति आशावादी होगा उसके अंदर रक्त द्रव की क्या पाई जाएगी, प्रधानता पाई जाएगी। किसके अनुसार, हिप्पोक्रेटिस के अनुसार। ये प्राचीन समय का वर्गीकरण है। इस वर्गीकरण को आज आधुनिक समय में हम नहीं मानते हैं। आधुनिक समय में हमारे सामने व्यक्तित्व को लेकर बहुत सारे वर्गीकरण अब हमारे सामने आ चुके हैं, परंतु प्राचीन समय में जो सबसे पहला वर्गीकरण दिया गया था वो हिप्पोक्रेटिस के द्वारा दिया गया था, जिसके अंदर उसने शरीर द्रव की प्रधानता को महत्वपूर्ण माना था। और इसके अंदर उसने कहा कि आशावादी व्यक्तित्व होता है वह जिसके अंदर रक्त द्रव की क्या पाई जाएगी, प्रधानता। और आशावादी व्यक्तित्व वह व्यक्तित्व होगा जो व्यक्ति कैसा होगा, खुश मिजाज होगा, जिसे हम उत्साही व्यक्तित्व या हम इसे आशावादी व्यक्तित्व कहते हैं। बात समझ में आई। अब बात आती है कि सर ये निराशावादी, तो निराशावादी के अंदर किस पित्त की प्रधानता होगी, तो निराशावादी व्यक्तित्व कैसा होगा, जिसके अंदर काले पित्त की प्रधानता होगी। देखिए काला रंग जो होता है ना, उसे हम, हर किसी को काला रंग क्या है, पसंद नहीं होता। जो निराश व्यक्ति होगा उसके जीवन में क्या होगा, अंधेरा ही अंधेरा होगा। और अंधेरा कैसा होगा, अंधेरा हमेशा काला होता है। तो हमें याद रखना है कि निराशा का मतलब जानते हो, जो निराश व्यक्ति होगा तो उसे चारों तरफ कुछ नजर नहीं आएगा, उसे अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा, यानी कि वो अंधेरे में रहना पसंद करता है। इसीलिए उसके अंदर काले पित्त की प्रधानता है। ये याद रखने के लिए आप रख सकते हो कि निराश व्यक्ति जो होगा वह अकेला रहता है बंद कमरे में, और बंद कमरे में लाइट ऑफ करके वह रहेगा तो वो कैसा रहेगा, अंधेरे में रहेगा। और अंधेरा कैसा होता है, काला होता है। इसलिए हम कहते हैं कि निराशावादी व्यक्तित्व में काले पित्त की प्रधानता पाई जाती है। और निराशावादी व्यक्तित्व होता कौन सा होता है, तो यह व्यक्तित्व होता है कौन सा, यह व्यक्तित्व होता है उदास। और कौन सा होगा, मंदित का मतलब आप जानते हैं डिप्रेस्ड। जो व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, निराशा में रहता है, हर टाइम उसे नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में रहते हैं कि अब तो कुछ होने वाला नहीं है। डिप्रेस्ड रहने वाले व्यक्ति के अंदर कौन सी पित्त की प्रधानता होगी, काले पित्त की प्रधानता होगी। वह व्यक्तित्व कैसा होगा, निराशावादी व्यक्तित्व होगा, जिसके अंदर जो व्यक्ति कैसा होगा, उदास होगा, डिप्रेस्ड होगा। कैसा होगा, डिप्रेस्ड होगा, जिसे हम एक अन्य नाम और दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, जिसे हम विषाद, क्या कह सकते हैं इसे, विषाद, या इसे हम निराशावादी व्यक्तित्व कह सकते हैं। कौन सा, निराशावादी व्यक्तित्व कहते हैं, जिसे मेलनकोलिक पे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मेलनकोलिक भी कहा जाता है। अगर प्यार से इसे हम इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसे हम मेलनकोलिक भी कहते हैं। इसे आप याद रखना कि जिसके अंदर काले पित्त की प्रधानता हो वह व्यक्तित्व कैसा होगा, निराशावादी व्यक्तित्व होगा। और जो निराश होगा वह उदास भी होगा, और डिप्रेशन में तो वो रहेगा, इसीलिए तो वह उदास है। और जिसे हम वो क्या बोलते हैं, हम इसे विषाद बोलते हैं। विष क्या होता है, जहर वाला व्यक्तित्व कौन सा होगा, निराशावादी व्यक्तित्व होगा। उसके बाद बात आती है क्रोधी। तो सर क्रोधी के अंदर कौन सा पित्त पाया जाता है, कौन से द्रव की प्रधानता होती है, तो क्रोधी के अंदर कौन से पित्त की प्रधानता होगी, क्रोधी के अंदर होगी पीले पित्त की प्रधानता। कौन से पित्त की प्रधानता, पीले पित्त की प्रधानता। कौन से पित्त की प्रधानता होगी, पीले पित्त की प्रधानता। जिस व्यक्तित्व के अंदर पीले पित्त की प्रधानता होगी उस व्यक्तित्व को हम क्या कहते हैं, क्रोधी व्यक्तित्व। और इसका जो स्वभाव होगा वह कैसा होगा, चिड़चिड़ा स्वभाव होगा। कैसा होगा, चिड़चिड़ा, बात बात पे चिढ़ने वाला जो स्वभाव है ऐसा इसके अंदर पाया जाएगा, जिसे हम इरिटेबल कहते हैं। इरिटेट कहते हैं, इरिटेट मत कर यार। इरिटेट का मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ापन, ठीक है ना। कि जब जिस बात से हमें ये लगता है कि यार ये बात फालतू की है और ये बोर कर रहा है या इरिटेट कर रहा है, यानी कि चिड़चिड़ापन जो है वो इस व्यक्ति के अंदर पाया जाता है, क्रोधी के अंदर, ठीक है। ऐसे व्यक्ति क्या रहेंगे, प्राय हमेशा बेचैन रहेंगे। क्या रहेंगे, बेचैन रहेंगे। ऐसे व्यक्ति बेचैन रहते हैं, चिड़चिड़े तो है ही है, बोलेंगे वो किसी के साथ भी नहीं। और कैसा रहेंगे, बेचैन रहते हैं।
और कैसे होते हैं? ऐसे वैसे तुनुक मिजाजी होते हैं जिन्हें हॉट ब्लडेड कहा जाता है। कैसे होते हैं ये? तुनुक मिजाजी होते हैं। कौन से मिजाजी होते हैं ये? तुनुक मिजाजी। आपको ये तुनुक मिजाजी क्या चीज है? देखिए हॉट ब्लडेड, जिसका खून बहुत जल्दी गर्म हो जाए, जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए ना, उसको हम कहते हैं तुनुक मिजाजी कहते हैं, हॉट ब्लडेड कहते हैं जिसे हम, हॉट ब्लडेड। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और हिप्पोक्रेटस ने इस प्रकार के व्यक्तित्व को कैसा व्यक्तित्व कहा? गुस्सेल प्रवृत्ति का व्यक्तित्व कहा। कौन सा कहा? गुस्सेल प्रवृत्ति का व्यक्तित्व कहा। ऐसा जिस व्यक्तित्व के अंदर पीले पित्त की प्रधानता होगी, हिप्पोक्रेटस के अनुसार वह व्यक्तित्व कैसा होगा? क्रोधी होगा या गुस्सेल होगा। और क्रोधी और गुस्सेल जो होगा वो इसके अंदर कौन कौन से स्वभाव पाए जाएंगे? वह चिड़चिड़ा होगा, बेचैन होगा और हॉट ब्लडेड, जिसे हम तुनुक मिजाजी कहते हैं। अब आती है अंतिम बात की। तो देखिए मंद प्रकार का जो व्यक्तित्व है, जिसके अंदर कौन से द्रव की प्रधानता होगी, तो हमारा एक ही बचा है। अब कौन सा बचा है? जिसके अंदर कफ व श्लेष्मा की प्रधानता हो। किसकी प्रधानता हो? कफ व श्लेष्मा की प्रधानता हो। वह व्यक्तित्व कैसा होगा? मंद व्यक्तित्व होगा। कैसा होगा? मंद व्यक्तित्व होगा। जिस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा? बिल्कुल क्या होगा? शांत स्वभाव का व्यक्तित्व होगा, बिल्कुल शांत, किसी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे व्यक्ति की अगर जिस स्वभाव शांत है, तो वह व्यक्ति क्या पाएंगे? इनके अंदर निष्क्रियता पाई जाती है। कैसी क्या पाई जाती है? इनके अंदर निष्क्रियता पाई जाती है। यानी सामाजिक रूप में, सोशल, हमारा जो समाज है, हमारे आस पड़ोस परिवार के अंदर बिल्कुल भी इनका कोई योगदान नहीं होगा। बिल्कुल शांत होंगे, जैसा जो हो रहा है उसे होने दीजिए, हमें तो कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार का व्यक्तित्व कौन सा होता है? मंद प्रकार का व्यक्तित्व होता है। कैसा व्यक्तित्व होता है? मंद प्रकार का। निष्क्रियता है तो इनके अंदर भावों की क्या पाई जाएगी? बिल्कुल शून्यता पाई जाएगी। यानी कि भाव शून्यता इनके अंदर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? भाव शून्यता इनके अंदर पाई जाती है। इस प्रकार के व्यक्तित्व को हिप्पोक्रेटस ने क्या कहा? विरक्त व्यक्तित्व कहा। कैसा व्यक्तित्व कहा? विरक्त प्रकार का व्यक्तित्व कहा। तो ये था हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण। बात समझ में आई कि हिप्पोक्रेटस के वर्गीकरण के अंदर ये सबसे पुराना वैज्ञानिक आधार पर दिया गया वर्गीकरण है। ये 460 से लेकर 360 बीसी के अंदर ये दिया गया था। जो दिया किस पे आधार पे था? ये शरीर द्रव के आधार पर दिया गया था। आगे हम पढ़ेंगे शील गुणों के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर, तो बहुत सारे वर्गीकरण पढ़ने वाले। परंतु प्राचीन समय में जो सबसे पहला वर्गीकरण दिया गया था, शरीर द्रव के आधार पर दिया गया था। और ये सबसे प्राचीन है, आधुनिक नहीं है, प्राचीन है। आधुनिक समय में और वर्गीकरण भी आगे शारीरिक संरचना के आधार पर, मनोविज्ञान को हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए हिप्पोक्रेटस का जो वर्गीकरण है वो शरीर द्रव के आधार पर दिया गया था। इसमें 4 द्रव की प्रधानता बताई गई थी हमारे शरीर में। कौन कौन सी? काले पित्त की, फिर पीला पित्त, रक्त और कफ और श्लेष्मा। ये 4 प्रकार के पित्त हमारे शरीर में या द्रव के रूप में ये हमारे शरीर में पाए जाते हैं। और ये जो 4 प्रकार के द्रव जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, इन द्रव की प्रधानता के आधार पर इसने 4 व्यक्तित्व बताए। कौन कौन सा? कि हमारे संसार में, हमारे आसपास ये 4 ही प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक तो व्यक्तित्व ऐसा होगा जो आशावादी व्यक्ति होगा, एक होगा निराशावादी, और एक होगा क्रोधी, और एक होगा बिल्कुल मंद। यानी कि आशावादी तो वह व्यक्ति जो हमेशा क्या रहता है? खुश रहता है, जिसे आशाओं में रहता है, आशाएं रहती है हमेशा कुछ नया करने की, वो करता रहता है, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा और उत्साह से भरा हुआ रहता है। एनर्जी रहेगी एनी टाइम उस व्यक्ति के अंदर। आपने देखा होगा आपके आसपास ऐसा व्यक्तित्व। एक व्यक्ति होगा निराशावादी, जिसे हर बात में नेगेटिव बात करनी होती है, यानी कि वो उदास रहेगा, मंदित रहेगा, विषाद रहेगा, यानी कि डिप्रेशन में रहेगा। कैसा रहेगा? डिप्रेशन में रहेगा। ऐसा व्यक्ति कौन सा होगा? निराशावादी होगा। और एक होता है क्रोधी होगा, जिसके अंदर पीले पित्त की प्रधानता होगी। और ये व्यक्तित्व कैसा होगा? चिड़चिड़ा होगा, गुस्सा आएगा, हर बात पे गुस्सा आता है,
ठीक है ना, बेचैन होगा, अगर गुस्सा आएगा तो बेचैन तो रहने वाला ही है। फिर तुनुक मिजाजी, हॉट ब्लडेड जिसे हम बोलते हैं बात बात पे गुस्सा नहीं, खून का गर्म हो जाना, गुस्सेल प्रकार का व्यक्तित्व हिप्पोक्रेटस ने इसे कहा। एक होता है कफी अश्लेषमा, जिसके अंदर पाई जाती है सब सर्वाधिक रूप में, वह व्यक्तित्व कैसा होगा, मंद या मंदत्व प्रकार का व्यक्तित्व होगा। वो व्यक्तित्व कैसा होगा, जिसका स्वभाव बिल्कुल शांत होगा, निष्क्रियता उसके अंदर पाई जाएगी, यानी कि समाज से अलग या समाज से दूर रहना पसंद करेगा, समाज में उसकी कोई भूमिका नहीं होगी, परिवार में उसकी कोई भूमिका या योगदान उसका नहीं होगा। ऐसा व्यक्तित्व कैसा होगा, मंद प्रकार का व्यक्तित्व होगा, जिसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, अपने आप में ही वह क्या रहता है, खोया हुआ रहेगा। ऐसा व्यक्तित्व कौन सा होगा, मंद प्रकार का व्यक्तित्व होगा। ये था हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण। यहां तक बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे जो वर्गीकरण है वह हमारे शारीरिक आधुनिक समय की बात आ जाती है। इसके बाद हम आधुनिक समय की बात करेंगे, और आधुनिक समय की जो हम बात करेंगे तब हमारे सामने दो प्रकार के वर्गीकरण आएंगे, वो हम पढ़ेंगे अगले सेगमेंट में। आज के लिए इतना ही इस क्लास के अंदर। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए बिंदु पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।